दोस्तों, आपने कूड़े के पहाड़ तो देखे ही होंगे। ये ऐसे पहाड़ हैं जिन्हें देखने के लिए आपको शिमला, मनाली या जम्मू कश्मीर नहीं जाना होता। ये पहाड़ आपको छोटे बड़े गांव, शहर हर जगह देखने को मिल जाएंगे। आज इंसानी सभ्यता की ही मेहरबानी है कि दुनिया भर में हर साल 2.12 अरब टन कचरा डंप किया जाता है और इस उपलब्धि के साथ ही आज धरती करीब 7 अरब टन कचरे का बोझ उठा रही है। ऐसे में जब मंगल पर जीवन बसाने की बात होती है तो इंसानों का क्या भरोसा है कि वो वहां जाकर कचरा नहीं फैलाएंगे। लेकिन आज ये बात एक थ्योरी से कहीं आगे निकल चुकी है। इंसानों ने कचरा फैलाने की हद पार कर दी है दोस्तों। अब अगर आप इससे पीछा छुड़ाकर किसी दूसरी दुनिया या प्रैक्टिकली कहें तो स्पेस में भी जाने का सोचेंगे तो आप वहां भी इंसानी कचरे से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। जी हाँ, क्या स्पेस में भी कचरा है? ये कचरा वहां कैसे पहुंचा, सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आपको स्पेस में जाने का मौका मिलता है। बेशक आप एक्साइटेड होंगे कि वहां जाकर अलग नज़ारा देखने को मिलेगा। धरती का प्रदूषण नहीं, शोर शराबा नहीं, लेकिन यहाँ आपका दिल टूटने के 100% चांसेस हैं। अब आपको ये जानकर अटपटा जरूर लगेगा, पर सच्चाई यही है। इंसान की महत्वाकांक्षाओं ने धरती के बाद अंतरिक्ष का भी कबाड़ कर दिया है। वहां जाने पर आपको सिर्फ बड़ी बड़ी गैलेक्सी, छोटे छोटे ग्रह और चमकते तारे ही नहीं दिखेंगे, बल्कि आपको इस खूबसूरती के साथ नजर आएगा इंसानों का फैलाया हुआ कचरा। जी हाँ, सैटेलाइट के छोटे बड़े टुकड़े, और ये सब सिर्फ पिछले 65 सालों के दरमियान ही हुआ है। इंसानों को स्पेस तक अपनी पहुंच बनाए हुए महज 65 साल ही हुए हैं, और इतने साल पहले ही इंसानों ने अंतरिक्ष में खोज की शुरुआत की थी। तब से लेकर आज तक स्पेस में 9300 मीट्रिक टन मलबा जमा हो चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये कचरा अलग अलग ऑर्बिट में घूम रहा है, और ये कचरा इतना ज्यादा बढ़ गया है जब से दुनिया में सैटेलाइट लॉन्च की रफ्तार बढ़ी है। बता दें कि स्पेस में फैले इस कचरे को स्पेस जंक कहा जाता है। अगर ऐसे ही इंसान स्पेस में भी कचरा फैलाते रहे तो आने वाले दिनों में कई स्पेस प्रोग्राम को रोकना भी पड़ सकता है। अब आइए जानते हैं कि स्पेस में जंक का मलबा कैसे बनता है। तो आए दिन आप खबरों में देखते होंगे और सुनते भी होंगे दोस्तों कि इस देश ने इतने सैटेलाइट लॉन्च किए। अब इन सैटेलाइट्स को इंस्टॉल करने में कई लेवल पर स्पेसक्राफ्ट से रॉकेट को अलग अलग स्टेज में छोड़ा जाता है। अब इस पूरे प्रोसेस के बीच बचे मटेरियल, कई स्पेस मिशन से निकले हार्डवेयर और ऐसी दूसरी चीजों का मलबा अंतरिक्ष में इकट्ठा होता है। अब इसमें सबसे ज्यादा डरावनी बात यह है कि ये मलबा लगातार धरती के चारों ओर इकट्ठा होकर 25,000 किलोमीटर की रफ्तार से चक्कर लगा रहा है, और उस पर भी इसका 70% लो अर्थ ऑर्बिट यानी पृथ्वी के सबसे करीब के एटमॉस्फेयर में घूम रहा है। ये हिस्सा धरती से 150 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक की ऊंचाई में आता है। अब सवाल ये उठता है कि ये स्पेस जंक हमारे एटमॉस्फेयर में घूम रहा है, उससे हमें कितना नुकसान होगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि एटमॉस्फेयर की जिस लेयर में ये जंक घूम रहा है, ये परत कई मायनों में काफी अहम है। मौसम का फोरकास्ट और सर्विलांस सैटेलाइट्स, हबल टेलीस्कोप जैसे साइंस मिशन और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसी लेयर में है। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि मलबा लगातार घूमता रहता है, और ये इतनी तेजी से घूमता है कि इसमें मौजूद टुकड़े एक दूसरे से टकराते हैं, और आपस में टकराने के बाद फिर सैकड़ों हजारों टुकड़ों में टूट जाते हैं। यहाँ आपको ये जानना जरूरी है कि इसमें ज्यादातर मेटल्स के ये टुकड़े सैटेलाइट्स के साथ अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भी बहुत खतरनाक है। एग्जाम्पल के तौर पर इस स्पेस जंक का छर्रे के बराबर एक टुकड़ा ह्यूमन स्पेस सेट में छेद कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो स्पेस सूट के अंदर का प्रेशर तुरंत कम हो जाएगा और एस्ट्रोनॉट की मौत हो जाएगी। अंतरिक्ष में चीजें भेजने की शुरुआत हुई थी दोस्तों 4 अक्टूबर 1957 को। इसी दिन सोवियत यूनियन ने दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट R7 रॉकेट स्पुतनिक लॉन्च किया था। R7 रॉकेट एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल था जो दुनिया के किसी भी कोने में न्यूक्लियर वेपन्स डिलीवर कर सकता था। दोस्तों ये दौर था कोल्ड वॉर का। देखने में स्पुतनिक बास्केटबॉल की साइज में मेटल का एक गोला था और इसके ऊपर रेडियो ट्रांसमीटर लगे थे, लेकिन स्पेस में छोड़ने के महज 3 महीने बाद ही ये धरती के वायुमंडल में गिरा और पूरी तरह जल गया था। स्पुतनिक तो राख हो गया, पर जाते जाते उसने इस समय की 2 सुपर पावर्स अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच स्पेस में डोमिनेशन की जंग छेड़ दी। अब स्पुतनिक भले ही स्पेस में जाने वाली पहली चीज थी, पर इसके टुकड़े से अंतरिक्ष में कोई मलबा नहीं बना। असल में स्पेस में मलबा बनने की शुरुआत सन 1961 के बाद से शुरू हुई। ये वही साल था जब यूरी गागरिन नाम का पहला शख्स अंतरिक्ष में भेजा गया। यूरी भी सोवियत यूनियन के ही नागरिक थे, यानी पहला सैटेलाइट और पहला इंसान स्पेस में भेजने का तमगा अब यूएसएसआर के पास था। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के मुताबिक तब से लेकर आज तक स्पेस में 6050 लॉन्चिंग हो चुकी हैं।
इसके चलते इस समय अंतरिक्ष में 56,450 से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं और इनमें से 28,160 तो अब भी वहां घूम रहे हैं। लेकिन अगर आप पूछें कि इनमें से कितने अभी भी काम करते हैं, तो अभी सिर्फ 4,000 ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो ठीक से काम कर रहे हैं। ईएसए के आंकड़े बताते हैं कि 1970 में स्पेस में 2,000 के आसपास ऑब्जेक्ट पड़े थे, जो अब बढ़कर 10 गुना ज्यादा हो गए हैं। वहीं एक सेमी से बड़े आकार वाले 9 लाख ऑब्जेक्ट हैं जो अभी स्पेस में घूम रहे हैं, यानी खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों, अगर हम स्पेस पर एक सनसनी नजर डालें तो स्पेस में कचरा बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ है 2010 के बाद के दशक का। जी हाँ, जितने रॉकेट और ट्रांसमीटर, एंटीना, रिसीवर इस दौरान स्पेस में छोड़े गए, उतने इससे पहले के 5 दशकों में नहीं छोड़े गए थे। यहाँ सिचुएशन अब और भयानक होती नजर आ रही है, क्योंकि कई प्राइवेट कंपनीज भी स्पेस रेस में कूद पड़ी हैं और अब पीछे मुड़ने को तैयार नहीं है। साफ है कि आने वाले सालों में हजारों और सैटेलाइट्स भेजे जा सकते हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स ये अंदाजा लगा रहे हैं कि साल 2030 तक स्पेस में 1 लाख कमर्शियल सैटेलाइट हो जाएंगे। अब स्पेस में बढ़ती सैटेलाइट्स की संख्या और धरती की निचली सतह में इतने ऑब्जेक्ट होने से इनके आपस में टकराने की आशंका काफी बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि इन ऑब्जेक्ट्स की वजह से आज तक कोई हादसा नहीं हुआ। बता दें कि इस कचरे के कारण स्पेस में कुछ खतरनाक टक्कर पहले भी हो चुकी है। जी हाँ, अब तक की सबसे भयानक भिड़ंत हुई थी साल 2009 में। तब रूसी मिलिट्री का सैटेलाइट कॉस्मोस 2251 अमेरिका के कम्युनिकेशन सैटेलाइट इरिडियम 33 से जा टकराया था। ये ब्लास्ट साइबेरिया की धरती से 776 किलोमीटर ऊपर हुआ था और इस टक्कर में दोनों ही सैटेलाइट चकनाचूर हो गए थे। बता दें कि इस टक्कर की वजह से करीबन 2300 टुकड़े पैदा हुए। इनमें से कई फिर से धरती के वायुमंडल में ही लौट आए और धू-धू करके चल गए। लेकिन यहाँ चिंता करने वाली बात यह है कि इसमें से कुछ टुकड़े 1000 किलोमीटर ऊपर पहुंच गए। अब वो कई दशकों तक ऐसे ही ऑर्बिट में घूमते रहेंगे और उनके सैटेलाइट्स के साथ टक्कर का डर भी ऐसे ही बना रहेगा। वहीं एक ऐसा ही हादसा यूरोपीय स्पेस एजेंसी के सैटेलाइट कोपर्निकस सेंटिनल-1 के साथ हुआ था। 2016 में इस सैटेलाइट के एक सोलर पैनल में गड़बड़ी देखी गई थी। बाद में पता चला कि स्पेस जंग का 1 मिलीमीटर का टुकड़ा इसके पैनल से टकरा गया था, जिस वजह से यह हादसा हुआ था। इससे मालूम पड़ता है कि एक छोटी सी भी टक्कर ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के मुकाबले 100 गुना ज्यादा बड़ा मलबा पैदा कर सकती है। जब स्पेसक्राफ्ट भेजने की शुरुआत ही हुई थी दोस्तों, उस समय मलबा या तो सैटेलाइट के टूटने से या फिर लॉन्च के समय जानबूझकर छोड़े गए एडिशनल हार्डवेयर से बनते थे। एक बार इसी तरह 1986 में कई यूरोपीय देशों ने फ्रांस के साथ मिलकर रॉकेट अरियन 1 लॉन्च किया था। इसका सेकंड स्टेज रॉकेट एकदम से फट गया। इस टक्कर से स्पेस में अब तक का सबसे बड़ा मलबा बना है और इससे करीबन 492 टुकड़े हुए हैं। जी हाँ, इनमें से 32 अब भी ऑर्बिट में घूम रहे हैं। नासा के एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने सन 1978 में ऐसा ही एक और ब्लास्ट देखा था। इसके बाद इस तरह की घटना को केल्सर सिंड्रोम का नाम दिया गया था। उन्होंने कहा है कि अगर स्पेस में इसी तरह टक्कर होती रही तो वहां मलबे का अंबार लग जाएगा, टुकड़े आपस में टकराएंगे, फिर और टुकड़े बनेंगे। सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि धरती के सबसे निचले वायुमंडल में टुकड़े ही टुकड़े भरे होंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब कोई स्पेसक्राफ्ट धरती के ऑर्बिट से बाहर नहीं जा पाएगा। जिस हिसाब से लॉन्चिंग हो रही है, उसे देखकर ये लगता है कि वो स्थिति जल्द ही आ जाएगी। दोस्तों, इस पर आपको क्या लगता है? साइंटिस्ट को इस मलबे के लिए कोई और हल निकालना चाहिए या स्पेस के लिए लगी ये होड़ अभी रोक देनी चाहिए? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें।